मैं 26 जनवरी को हर साल अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाता हूँ, लेकिन अगर मुझे मेजर शैतान सिंह जी और उनके बटालियन की शहीद का कारण और इतिहास नहीं पता तो बेकार है मेरी ये देशभक्ति। दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि इमोशन है उन 120 बहादुर सोल्जर्स की जो चाहते तो आसानी से वापस आ सकते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो लोग 3000 से भी ज्यादा चाइनीज ट्रूप्स से भिड़ जाते हैं, जिसकी हिस्ट्री और इम्पैक्ट भारत के बच्चे बच्चे तक को पता होना चाहिए। बिना किसी देरी के चलो वीडियो शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम शॉर्ट में थोड़ी हिस्ट्री समझे तो 1890s में सिख एम्पायर इस डोगरा एम्पायर को अपने अधीन करते हुए लद्दाख किंगडम को अपने कैप्चर में कर लेता है, जिसके बाद आने वाले समय में ये पूरा ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ जाता है और लद्दाख के इस टेरिटरी को इंडिया के मैप में शो किया जाता है। इनफैक्ट ब्रिटिश एम्पायर द्वारा चाइना के जिंग डायनेस्टी से कई बार ट्रेटीज साइन की जाती है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेटी ऑफ चुशुल, जो बताता है कि अक्साई चीन लद्दाख का पार्ट है। जिसके बाद ब्रिटिश कई बार इंडिया का ऑफिशियल मैप पब्लिश करते हैं और इस अक्साई चीन को इंडिया के टेरिटरी के अंदर दिखाते हैं। फिर समय बीतता है और 1947 में हमारा भारत आजाद हो जाता है और पंडित नेहरू ब्रिटिशर्स के इस बनाए मैप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर 1949 में चाइना में भी न्यू गवर्नमेंट आ जाती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग। अब गवर्नमेंट बनने के बाद माओ जेडोंग क्या करते हैं कि 1950s में तिब्बत पे अटैक करके उसको कैप्चर कर लेते हैं, जो कि इंडिया के लिए बढ़िया साबित नहीं हुआ। इनफैक्ट वहाँ के दलाई लामा भागकर भारत आ जाते हैं। लेकिन अभी इस समय तक इंडिया चाइना में कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को नहीं मिला था। इनफैक्ट इंडिया चाइना के बीच ट्रेड भी किया जा रहा था इस समय तक। लेकिन अब चाइना अपना रंग दिखाना शुरू करता है, यानी उसने बिना किसी को ऑफिशियल लेटर भेजे हाईवे नंबर G219 का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, जो कि हमारे अक्साई चीन से होकर गुजरने वाला था। जो हाईवे चाइना को बहुत हेल्प करने वाला था आने वाले वॉर टाइम्स के लिए, ताकि वो अपनी मिलिट्री फौरन वहां तक पहुंचा पाए। लेकिन जब ये रोड इंडियन टेरिटरी के अंदर बनाई जाती है तो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सुबिमल दत्त ने नेहरू जी को ये बताते हुए एक लेटर लिखा, जिसके बाद इंडिया अपना सबसे पहला डिसीजन लेता है कि जुलाई 1, 1954 को अपना ऑफिशियल मैप पब्लिश करता है, जिसमें अक्साई चीन पूरा इंडिया के अंदर दिखाया गया था। और दूसरा कदम ये था कि इंडियन आर्मी को भेजा गया और कैंप लगाया गया इस अक्साई चीन के इलाके में। और ये देखते हुए चाइना भी 16 लैंड पॉइंट को मैप्स द्वारा पब्लिश करता है और अक्साई चीन को अपनी टेरिटरी बताता है। और अब यहाँ से बॉर्डर डिस्प्यूट का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है इंडिया और चाइना के बीच में। जैसा कि मैंने बताया कि अक्साई चीन के कई पार्ट्स पर इंडियन आर्मी का कैंप लग चुका था, जिनमें सितंबर 1962 को कुमाऊन रेजिमेंट के 13 बटालियन के मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी चार्ली कंपनी को चुशुल में पोस्ट किया जाता है, जिन्हें अहिरिया यादव बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अनबिलीवेबल माइंडसेट के साथ ड्यूटी कर रहे थे चुशुल के इस लोकेशन पे, जिसकी हाइट लगभग 14,000 फीट से भी ज्यादा थी और यहाँ का टेम्परेचर उस समय 20 डिग्री से -6 डिग्री तक चला जाता था, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी राजस्थान और हरियाणा जैसे लोकेशंस से आए हुए सोल्जर्स के लिए। लेकिन अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी 18 नवंबर 1962 को। अब अक्टूबर के लास्ट में मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियन चुशुल से निकल के रीजंगला की चढ़ाई शुरू कर देती है, ताकि वो लेह डिस्ट्रिक्ट के गेटवे कहे जाने वाले इस लोकेशन को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर फाइनली 18 नवंबर 1962 को पता चलता है कि 3000 से 5000 चाइनीज ट्रूप्स अटैक कर देते हैं अक्साई चीन को कैप्चर करने के लिए, जो कि रीजंगला से होते हुए चुशुल एयरफील्ड को ही कैप्चर करने वाले थे। साथ ही मैं बता दूं कि नवंबर के महीने में रीजंगला की टेम्परेचर -20 डिग्री से -30 डिग्री तक चली जाती है। लेकिन इतनी समस्याओं के बाद भी मेजर शैतान सिंह जी और उनके बटालियन पीछे हटने से मना कर देते हैं और सीधा भिड़ जाते हैं इन चाइनीज सोल्जर्स से, जिसके बाद घंटों तक यहाँ गोलियां चलती रही, दोनों तरफ के सैनिक शहीद होते रहे। एट द एंड इंडियन आर्मी के पास गोलियां खत्म हो गई थी तो उन्हें हैंड कॉम्बैट भी करना पड़ा इन चाइनीज ट्रूप्स से, जिसके बाद हमारी इंडियन आर्मी के 114 जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन 1000 से 1400 तक चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतारने के बाद और ये बैटल यही खत्म हो जाती, क्योंकि चाइनीज ट्रूप्स अब आगे नहीं बढ़ना चाह रही थी इतने बड़े लॉस को देखने के बाद। इनफैक्ट इसी समय सीज फायर भी हो गया, यानी जो सोल्जर्स जहां खड़े थे वही उनकी टेरिटरी बन जाती है। और फिर आप 120 बहादुर की स्टोरी देखे ही होंगे कि किस तरीके से कुछ महीने बाद जब विंटर्स खत्म होते हैं तो फरवरी 1963 में रीजंगला में हमें हमारे शहीद जवानों की फ्रोजन बॉडी मिलती है।
अब सबसे बड़ा सवाल कि क्यों ये 120 बहादुर वापस नहीं आए थे, आखिर क्यों ये अनबिलीवेबल बैटल लड़ते हैं, जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि चाइनीज ट्रूप्स जिस चुशुल के एयरफील्ड को कैप्चर करने आई थी ताकि वो इंडियन आर्मी के जो टैंक्स, इक्विपमेंट्स, गन्स आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर दे और अक्साई चीन को कैप्चर करते हुए पूरे लद्दाख को कैप्चर कर लें। लेकिन ये 120 बहादुरों का बलिदान इसे होने ही नहीं देता। ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट था इस बैटल का, यानी अगर ये सोल्जर्स पीछे हट जाते तो मे बी आज लद्दाख हमारा नहीं होता। इनफैक्ट इस बैटल का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा इन चाइनीज ट्रूप्स के ऊपर, यानी चाइनीज ट्रूप्स के हाई पोस्ट ऑफिसर्स के मन में ये बात आ चुकी थी कि भारत के सिर्फ 120 जवान हमारे 1000 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार सकते हैं, तो आगे तो पूरी आर्मी खड़ी है, जो देखते हुए वो और लॉस नहीं चाहते थे, इसलिए वो यहीं पे रुक जाते हैं। आई होप कि मेजर शैतान सिंह भाटिया और उनके बटालियन की ये हिस्ट्री आपको काफी मोटिवेट की होगी, और अगर सही में की है तो शेयर जरूर करना और कमेंट में इनके लिए जय हिंद जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैंने एक सिनेरियो पे वीडियो बनाई है कि क्या होगा अगर चाइना इंडिया पे अटैक कर दे, तो यहाँ पे क्लिक करो, अभी बताता हूँ।